हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने लेके आया हूं आज लेक्चर नंबर 2। यस, आज हम लोग क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। यकीन 5.0 पे। यहां पे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कल किया था। कल हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में समझा था। हमने समझा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का क्या रोल है, एक सेल या बैटरी क्या काम करती है। वो चार्जेस प्रोवाइड ना करके वो जस्ट चार्जेस को इधर से उधर मूव कराने का काम करती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द थर्मल स्पीड वगैरह के बारे में भी, कि थर्मल स्पीड कितनी होती है। ठीक है, कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उनके पास कुछ थर्मल मोशन होता है। ठीक है ना, शायद मैंने यहाँ पे लिखवाया था अराउंड 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। वैसे 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 के बीच में होता है। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मैं आपको बता दूं अराउंड इसके बीच में ही कहीं आता है। तो ऑन एन एवरेज हमने इसकी रेंज अगर कभी एग्जाम में आए तो 4 ना लिख के हम 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड लिखे तो दैट विल बी मोर बेटर। एंड इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, एग्जैक्ट रेंज पूछे, तो आप याद रखना थर्मल मोशन की वजह से 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड इनके बीच में ही लाई करता है, बट टेम्परेचर वेरी करेगा तो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड के आसपास थर्मल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड होती है, जिसको हम थर्मल स्पीड कहते थे। पर ये इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी मैंने आपको बताया था इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यहाँ जो मोशन है वो रैंडम है। तो रैंडम मोशन होने की वजह से थर्मल मोशन, जो हमारा रैंडम मोशन है, ये करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। इसकी वजह से जो भी ओवरऑल हमें एवरेज करंट मिलता है वो जीरो मिलता है, यानी कि नो करंट। ठीक है ना, नो करंट ड्यू टू थर्मल मोशन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नो करंट ड्यू टू थर्मल मोशन। तो जो हमारा थर्मल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से हमें कोई करंट नहीं मिलता, हालांकि है काफी ज्यादा ये। फिर हमने देखा था ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्टिंग का मतलब मैंने आपको बोला था कि जबरदस्ती किसी को खींचना, फोर्सफुली किसी को मूव कराना ड्रिफ्टिंग कहलाता है। यहां ड्रिफ्टिंग कराने के लिए हम बैटरी और सेल का यूज करते हैं। तो यानी कि सेल और बैटरी का काम क्या है, सेल या फिर बैटरी क्या करेगी, एक एनर्जी देगी जिससे ड्रिफ्टिंग होगा। इट कॉजेस ड्रिफ्टिंग, इसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। इट कॉजेस ड्रिफ्टिंग, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेरे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के जो ड्रिफ्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ड्रिफ्ट करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड ड्रिफ्ट करेंगे। जो भी ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही होगी, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है ना। सो आज हम लोग यहीं से चर्चा स्टार्ट करेंगे कि ड्रिफ्ट स्पीड हमने डिस्कस तो की थी, पर ड्रिफ्ट स्पीड होती कितनी है, हम इसको निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आज चर्चा स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज के सेशन में हमें यही मिलने वाला है। ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कैसे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इसका क्या वेरिएशन है, या किस तरीके से ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, क्या इसका फॉर्मूला आता है, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो शुरू करने के लिए पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। यहां पे भी एक सवाल है, आसान सवाल है। चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिफॉर्म कंडक्टर विच वेरीज विद टाइम। और यहां पे हम लोगों को सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है चार्ज वर्सेस टाइम की, और आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा है। आप लोगों से क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बोलो। आपसे पूछ रहा है द करंट इन द कंडक्टर एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। पहले तो सभी ये सोचे कि यहां पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट लगाना है या फिर एवरेज करंट निकालना है। t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, जहां इसने यहां मेंशन कर दिया एट, यानी कि इसने लिख दिया एट 3 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यहीं से कंफर्म हो जाता है कि जो मेरा करंट है वो मेरा इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन हमें यहां पे करना पड़ेगा, यानी कि dq बाई dt यहां पे हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए 2t स्क्वायर को, और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां से 4t। तो करंट आ गया हमारा 4t, और अगर हमें टाइम दे दिया गया है 3 सेकेंड, तो यहां पे करंट एट 3 सेकेंड निकालने के लिए 4 इंटू 3 करना है,
और ये 12 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो करंट आ जाएगा हमारा 12 एम्पियर आ जाएगा। सिंपल सवाल, इस तरीके के सवाल हम कर सकते हैं। हालांकि एवरेज करंट पूछता तो ऐसे नहीं करते, यहाँ एवरेज करंट पूछता इन 3 सेकेंड्स, वो बोलता है एवरेज करंट निकाल दो, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टी की जगह डाल देते 3 और उसके बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर देते, यानी कि पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता, टोटल चार्ज निकालना पड़ता डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना होता। यानी कि पूछा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं, इन केस अगर वो एवरेज करंट पूछ लेता, ठीक है ना, एवरेज करंट पूछ लेता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, चार्ज कितने टाइम में, अगर हम ध्यान से देखेंगे इन 3 सेकेंड्स माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, तो वहां हम लोगों को सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 ये करना पड़ता। यानी कि यहां से मेरा आंसर आ जाता, एक 3 से 3 कट जाएगा, यहां से मेरा आंसर आता 6 एम्पियर। ये मेरा एवरेज करंट होता 3 सेकंड में, 3 सेकंड्स में, बट इंस्टेंटेनियस करंट 12 एम्पियर आ रहा है। आप देख सकते हो दोनों में फर्क है। यहां पे हमें समझना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है या एवरेज, क्योंकि यहां पे एट लिखा है, एट उस समय पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट पूछा है, इसलिए डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन किया है, यहां पे हमने एवरेज नहीं निकाला है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया पिंक कलर से, ताकि अगर आपको लगे कि हो सकता है एग्जाम में सर एवरेज पूछ ले तो हमें वो भी आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी, अब यहां पे जो हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं वो थर्मल मोशन की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। थर्मल मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर आप अपने सैंपल में यानी कि कंडक्टर में बहुत सारे, सैंपल का मतलब है आपने कंडक्टर उठा लिया, ठीक है, और यहां पे हम एक अपना कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस। मैं मान लेता हूं ये मेरा कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं, बट इनका जो मोशन है वो बहुत ही ज्यादा रैंडम है। ऐसा नहीं है कोई फेवरेबल डायरेक्शन हो, कोई इधर जा रहा है, 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 अलग अलग वेलोसिटी से, एक की वेलोसिटी v1, एक की वेलोसिटी v2, v3, v4, है ना, अलग अलग वेलोसिटी से vn, अलग अलग वेलोसिटी से ये जा रहे हैं। तो अगर आप इनकी एवरेज वेलोसिटी देखो, यार रैंडम मोशन है, यानी कि अगर मैं यहां से एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो सभी की वेलोसिटीज को आप ऐड कर सकते हो, v1 प्लस v2 टिल vn, सभी की, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैपिटल N यहां लिख रहा हूं vn, और डिवाइडेड बाय n से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, और ये हमेशा हमें मिलेगा 0, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन। यहाँ पे कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी है, कोई बैटरी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं कनेक्ट किया है, जस्ट हम रैंडम मोशन की वजह से, थर्मल मोशन की वजह से ऑन एन एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे हमेशा 0 आएगी। भाई रैंडम मोशन है, अगर एवरेज वेलोसिटी आ जाती तो इसका मतलब हम कह सकते थे कि कुछ करंट है, बट क्योंकि कोई करंट नहीं है यहाँ, इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कह नहीं सकते कि ओवरऑल मोशन हो रहा है। ओवरऑल ये इधर उधर जा रहे हैं, बट देखा जाए एवरेज वेलोसिटी सभी को अगर ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, वो 0 आएगी ड्यू टू थर्मल मोशन। थर्मल मोशन की वजह से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हाँ, वहीं पे अगर हम ड्रिफ्टिंग की बात करें तो ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट कर देगी अगर आप बैटरी या सेल अप्लाई कर दे। ठीक है, अब सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया, सिनेरियो बदल गया, मान लो कि हमारा अब कंडक्टर है, ठीक है ना, अब कंडक्टर को हम लोग दोबारा से कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस से ये मेरा कंडक्टर है, इसके अंदर हम फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस, इसके अंदर हमें यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और अब हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ अप्लाई कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करी है हमने, इसके साथ एक बैटरी या फिर सेल हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो गया, तो आप कह सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है ना। आप कह सकते हो एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, या बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को भी कह दो, या फिर आप सिंपली कह दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसे चार्ज पार्टिकल हैं जो हमने लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इन पे फोर्स लगेगा, है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, जो फोर्स हमारा लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम लिख सकते हैं E इंटू ई। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है, तो ये ड्रिफ्ट करेंगे, इससे इनका रैंडम मोशन नहीं रुकता। यानी कि ओवरऑल अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को देखूं
ओवरऑल अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को देखूं, ये अपना रैंडम मोशन कंटिन्यू रखता है। रैंडम मतलब जैसे वो जा रहा था, आपको पता है वो क्या करेगा, कभी इधर जाएगा किसी एक से टकराएगा, फिर इधर जाएगा दूसरे से टकराएगा, इधर जाएगा तीसरे से टकराएगा, ऐसे 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 वो अपना रैंडम मोशन रखता था। ये थर्मल मोशन की वजह से ऐसा जिगजैग पाथ होता था। अब क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड दे रखी है, इसको मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठा के मान लो इसको दिखा रहा हूं यहां, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा मोशन था, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद क्या होगा, ये रैंडम मोशन कंटिन्यू रखेगा पर साथ साथ थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता रहेगा। यानी कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो फाइनली वो यहां रुकता, ठीक है ना, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसा रैंडम मोशन करेगा बट साथ साथ पीछे भी जाता रहेगा, वो यहां ना रुक के कहीं यहां रुकेगा। ऑन एन एवरेज इस पे एक फोर्स भी लगता रहेगा, जब भी वो यहां पहुंचेगा एक फोर्स भी लगेगा, तो वो यहां ना रुक के थोड़ा सा पीछे जाएगा, यानी कि अपने रैंडम मोशन को कंटिन्यू करते करते पीछे भी जाता रहेगा। तो यहां पे ओवरऑल हम कह सकते हैं यहां पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिगजैग पाथ अपना कंटिन्यू रखेंगे पर साथ साथ पीछे भी जाते रहेंगे, यानी कि ऑन एन एवरेज वो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ लेंथ कवर करेंगे। तो यहां से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड की अगर हम बात करें तो यहां उसकी एक ड्रिफ्टिंग होगी, ड्रिफ्ट स्पीड होगी, एवरेज डिस्टेंस जो भी वो कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी उसको टाइम लग रहा है, एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी उसको ऑन एन एवरेज टाइम लग रहा है, ये मेरी ड्रिफ्ट स्पीड कहला सकती है, ठीक है। पर इसको निकालने का तरीका ये नहीं है, हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है ड्रिफ्ट स्पीड ऐसे निकाल, अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम करके निकालेंगे तो आ ही जाएगा, बट अगर हमें ऑन एन एवरेज डिस्टेंस नहीं पता, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्टेंस से चल रहा है, तो कुछ एवरेज डिस्टेंस कवर करेगा इन सम टाइम, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगी, इसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं। ऑन एन एवरेज वो किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। बट इसको निकालने का तरीका ये है कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वी कंसिडर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम हर एक इलेक्ट्रॉन को देखें, सभी पे फोर्स सेम लग रहा है, हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी पर सभी पे फोर्स कैसा लग रहा है, एक जितना लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, मान लो उसकी इनिशियल स्पीड v1 है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड v1 है, v1 क्या है मेरी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड है, पर ये इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ई, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। तो यानी कि इसकी कुछ फाइनल स्पीड हो जाएगी v1 डैश, इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस at, इस तरीके से हम लिख सकते हैं v1 प्लस at। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी किसकी, v इज इक्वल टू u प्लस at, जैसे इक्वेशन होती है ना वैसी बन जाएगी। ऐसी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2 डैश को हम लिख सकते हैं v2 प्लस at, ठीक है ना, और इनका जो टाइम है वो भी अलग अलग दिखा दिया, t1 t2, ठीक है ना, हो सकता है ये t1 टाइम के बाद कोलाइड करे, वो t2 टाइम के बाद कोलाइड करे। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम ध्यान से देखें, हम लिख सकते हैं vn, n इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं हम सिंपली यहाँ पे vn प्लस एक्सेलरेशन इंटू tn। एक्सेलरेशन सबका सेम है बट जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है वो कुछ अलग लिया है, किसी के लिए t1, किसी के लिए t2, किसी के लिए t3, कोई t1 टाइम बाद कोलाइड कर रहा है, कोई t2 टाइम बाद कोलाइड कर रहा है, तो सभी के लिए ये फाइनल वेलोसिटीज लिख दी, v1 डैश, v2 डैश, vn डैश। इसका मतलब ये वेलोसिटीज अंडर एक्सेलरेशन है, v1 v2 v3 जो वेलोसिटी होती है खाली v1 v2 v3, ये थर्मल मोशन की वजह से थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की वजह से v इज इक्वल्स टू u प्लस at आप लिख सकते हो। अब अगर आप इनका एवरेज निकाल लोगे, यानी कि आप करो v1 डैश प्लस v2 डैश प्लस टिल vn डैश, ठीक है, तो हमारा राइट साइड क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर प्लस ई डिवाइडेड बाई m इंटू t1, ऐसे ही v2 वेक्टर प्लस ई डिवाइडेड बाई m इंटू t2 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, सिंपली इक्वेशन लिख रहा हूं, तो यहां से v1 प्लस ई डिवाइडेड बाई m t1 प्लस ऐसी v2 प्लस ई डिवाइडेड बाई m t2 एंड सो ऑन। तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v1 v2 इन सबको एक साथ लिख सकते हैं, और यहां से कॉमन आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई m, और यहां से आएगा t1 प्लस t2 टिल tn, सभी का टाइम मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, v1 डैश प्लस v2 डैश टिल सभी की फाइनल वेलोसिटी vn डैश। और अगर आपको एवरेज लेना है तो मैं दोनों साइड n से डिवाइड कर देता हूं,
दोनों साइड अगर आप n से डिवाइड कर दोगे, यहां से भी और यहां पे भी और यहां पे भी n से डिवाइड कर दोगे, तो ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गई जो हमने पढ़ा था, ये हमें क्या मिल जाएगी, 0। अब आप ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हो, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। तो ये वाली हमने एवरेज वेलोसिटी जो आज पढ़ी थी, थर्मल मोशन की वजह से कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं आती, हमने देखा था ना, थर्मल मोशन की वजह से कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं आती, तो ये तो हमारी आ जाएगी 0। हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना, ई डिवाइडेड बाई m, और यहां से हमें मिलेगा t1 प्लस t2 टिल tn डिवाइडेड बाई n, जिसको हम लिखते हैं ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। ये जो टाउ लिखा है बेसिकली ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, टाउ है हमारा एवरेज टाइम एक तरीके से, यानी कि t1 प्लस t2 टिल t3 टिल tn, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई n। इसी को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और यहां पे जो लेफ्ट साइड आ रहा है, ये जो इनका एवरेज आ रहा है, इसी को हम vd लिखते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ओवरऑल ये आ गया है, ठीक है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, वो आएगा ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। आपको अगर डेरिवेशन नहीं याद रखनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बन जाएगा, बिना डेरिवेशन के भी काम बनेगा। ऑब्वियसली हमें डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, हमें ये फॉर्मूला ही याद रखना है। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन वेक्टर इक्वेशन में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन बिकॉज, क्यों आ रहा है नेगेटिव साइन, सोचो, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। और सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आप नीचे वाला देख सकते हो। ओके, सो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यहां पे एक चीज और हम लोगों ने निकाली है, वो रिलैक्सेशन टाइम है। ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, दो कॉलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम। यानी कि कोलिजन, दो कोलिजन होने के बीच में कुछ टाइम लगता है, पहले एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो कुछ एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे काम का है, यहां पे मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूं, वो ये है ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। बस यहां पे वेक्टर फॉर्म हो तो एक नेगेटिव साइन लगा देना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे सिंपल जस्ट फॉर्मूला पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर। तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये नहीं लिखना है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपनी टिप्स पे ये वाला फॉर्मूला हमें होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद अगर मैं आपको पहले रिलैक्सेशन टाइम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, सो लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट। थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बता देता हूं। हमने अभी देखा यहां पे एक टाउ आया था, जिसको हम क्या लिख रहे थे, t1 प्लस t2 टिल tn डिवाइडेड बाई n। इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते थे, इसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। यही मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। देखा जाए ये क्या है, एक तरीके से दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो कॉलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल कॉलिजन्स का बोल सकते हो, या फिर दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है वो है, ठीक है। अगर बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहे हैं तो टी की वैल्यू छोटी है, अगर कॉलिजन स्लो रेट से हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब कोई चीज जल्दी जल्दी टकरा रही है तो टी की वैल्यू कम आएगी, अगर कोई बहुत आराम से टकरा रहा है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी।
है ना। स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 टकरा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, फास्ट मूविंग के लिए कम, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिलैक्सेशन टाइम कम, और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए ये ज्यादा होगा। सो यहां पे एक चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है? फ्रीडम, आजादी, किसी को मूवमेंट करने की। आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमने पहले ही कहा था इलेक्ट्रॉन बहुत मेहनती है, उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ मोबिलिटी का मतलब है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ मोबिलिटी का मतलब है यहाँ पे डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कितना इजीली मूव कर सकते हैं। कोई चीज जो बहुत अच्छे से मूव कर सकती है, बहुत मोबाइल है, मोबिलिटी उसकी हाई है। अब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की बात कर सकते हैं कि वो कितने मोबाइल्ड है, उसमें मोबिलिटी कितनी अच्छी है। तो आप याद रखना, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, जो मेरी ड्रिफ्ट स्पीड है वो उतनी ज्यादा होती है जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे और किस पे ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करती है कि मोबिलिटी कितनी अच्छी है। आपके पास एक मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, आपने बैटरी लगा दी, आपने बैटरी लगाई तो आपको क्या मिल गई? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन अगर बहुत मोबाइल है, बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते तो ड्रिफ्ट स्पीड कम मिलेगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट स्पीड अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आपको ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज्यादा दिखी। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पर ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम दिखी। तो आप कहोगे फर्क कहाँ आया? फर्क आया आप मटेरियल कौन सा ले रहे हो। यानी उस मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेटल और कंडक्टर, मतलब मेटल की बात करो, अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसको आप कंडक्टर कहते हो, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसलिए उनकी मोबिलिटी कम है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ध्यान से देखेंगे, हर एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कई कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मोबाइल होते हैं, कईयों के कम होते हैं। यही तो डिफरेंस है ना, कि कोई अच्छा कंडक्टर है, कोई इतना अच्छा नहीं है। तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोबिलिटी ज्यादा है वो अच्छे कंडक्टर है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर हम ध्यान से देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करोगे तो यहाँ से म्यू का फैक्टर आ जाएगा। इसी म्यू को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। इसी म्यू को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो मतलब है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। ठीक है ना। इसी को हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी। स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दिस इज डिफाइंड। आप इसकी यूनिट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आपको पता है जो मेरी स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होगी, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो न्यूटन पर कूलम में होती है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर इंटू कूलम डिवाइडेड बाय न्यूटन सेकेंड। बाकी आप इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो यहां से आप इसकी यूनिट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। ठीक है। सो ये हमारी मोबिलिटी है, इसको डिफाइन करते हैं मोबिलिटी। हाई मोबिलिटी मतलब अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है ना। हाई मोबिलिटी, किसी की अगर मोबिलिटी हाई है, अगर आप सोचो, अगर आप मोबिलिटी की बात करो, हाई मोबिलिटी, यानी कि हाई मोबिलिटी का मतलब है हाई ड्रिफ्ट स्पीड, हाई ड्रिफ्ट स्पीड फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको हाई ड्रिफ्ट स्पीड मिल सकती है अगर मोबिलिटी हाई है। किसकी मोबिलिटी हाई होती है? कंडक्टर्स की। इंसुलेटर्स की मोबिलिटी यहां पे लो होती है। ठीक है, ये याद रखना है हमें मोबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप आराम से, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से आप देख सकते हो। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर कैरिंग करंट इज मूविंग टुवर्ड्स हायर टर्मिनल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होगा। तो ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी पूछा है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना।
यहाँ पे आप बोलोगे ये तो सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 की पावर -4 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें 3 इंटू 10 की पावर -9 है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज मोबिलिटी, यहां से हम मोबिलिटी निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट, एक कंफ्यूजन ना बच्चों को हमेशा रहती है, उनको लगता है कि सर ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट है, तो क्या ड्रिफ्ट स्पीड करंट की स्पीड है? पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल लें, ड्रिफ्ट स्पीड करंट की स्पीड नहीं है। करंट तो बहुत फास्ट होता है भाई, करंट तो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलना स्टार्ट कर देता है। आप घर में अपने स्विच को ऑन करते हो और फटाफट पंखा चलता है या फिर ट्यूबलाइट चल जाती है, सिग्नल वहां तक जाने में टाइम थोड़ा ना लगता है। ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम होती है, मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, बहुत कम स्पीड होती है ड्रिफ्ट स्पीड। 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा ना ड्रिफ्ट स्पीड कितनी कम थी, देख रहे हो 7.5 इंटू 10 की पावर -4, मतलब ऑलमोस्ट 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड के आसपास, बहुत छोटी है। आपको लगता है करंट इतना स्लो चलता है? नहीं, ये किसकी स्पीड है, ये करंट की स्पीड नहीं है। ड्रिफ्ट स्पीड इज नॉट अ स्पीड ऑफ करंट। ड्रिफ्ट स्पीड करंट से रिलेटेड जरूर है, पर आप ये कभी मत कहना ड्रिफ्ट स्पीड करंट की स्पीड है, नहीं। ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से करंट है, करंट डिपेंड करता है ड्रिफ्ट स्पीड पे। अगर ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, करंट की स्पीड ज्यादा नहीं होती उससे। करंट तो इंस्टेंटेनियस चीज है एक तरीके के लिए हमारे लिए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, जितनी जल्दी लाइट आ जाती है ऑलमोस्ट उसी स्पीड से हम कहते हैं करंट भी फ्लो करता है। ठीक है ना, मतलब सिग्नल में हम ज्यादा डिले नहीं मान के चलते, थोड़ा बहुत तो होगा बट ज्यादा नहीं मानते। यानी कि आप ये मत कहना ड्रिफ्ट स्पीड इज अ स्पीड ऑफ करंट, नहीं, दोनों बातों में फर्क है। ड्रिफ्ट स्पीड स्पीड ऑफ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, हाँ, इनके बीच में एक रिलेशन जरूर है, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा या कम होने से करंट की स्पीड ज्यादा कम नहीं होती, करंट का अमाउंट ज्यादा कम हो जाता है। यानी कि अगर ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम हो जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और अगर ड्रिफ्ट स्पीड कम है तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हम एक रिलेशन लिखना चाहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच में, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे कोई कंडक्टर कंसीडर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक कंडक्टर कंसीडर कर रहे हो, इस तरीके से हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, और इसको हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना, या फिर हम मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने मान लिया V। तो कैपिटल V यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखा है, इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट अस से इस पोटेंशियल डिफरेंस में हम हाई हाई पोटेंशियल है इस पॉइंट को मान रहे हैं, लो पोटेंशियल यहाँ, मतलब हमने एक बैटरी कनेक्ट की होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी टेंडेंसी होगी ड्रिफ्ट करने की, वो कहाँ ड्रिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर हम ध्यान से देखें, ऑन एन एवरेज ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमें पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से ये पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं। मान लो यहां से यहां तक हमने कोई लेंथ कंसीडर कर ली है, ये लेंथ को हमने मान लिया L, इसकी जो लेंथ है वो हमने कंसीडर कितनी कर ली, L कर ली। ओके, अब इसके अंदर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा करंट मिल सकता है। यहां पे मैं स्मॉल n को डिफाइन कर रहा हूं नंबर डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से इसको जरूर नोट करना बच्चों, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लेता हूं, ए क्या ले लिया मैंने, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, तो आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम देख सकते हो A इंटू एल हो जाएगा, यानी कि मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n ले रहा हूं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा AL। ठीक है ना, ये मेरे टोटल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कैपिटल N ले लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, अब याद करो अगर हम करंट की बात करें, ऑन एन एवरेज अगर हम करंट देखें तो करंट क्या होता है,
जो भी मेरा टोटल चार्ज है ना, जो भी टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही हम करते हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, हम लिख सकते हैं n टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इतने इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, t डाल देते हैं। अब हम यहाँ n को क्या लिख सकते हैं, al इंटू, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से n को लिख सकते हैं NaL, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ NaL और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ E, ठीक है, NaL इसकी जगह डिवाइड बाय E डिवाइडेड बाय T। तो आप देख सकते हो यहाँ से करंट को हम क्या लिख सकते हैं, L बाई T, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ये मेरी ड्रिफ्ट स्पीड हो गई। L बाई T इज ड्रिफ्ट स्पीड, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ NE और यहाँ से लिख सकता हूँ VD, यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया है NAE और VD, ये फॉर्मूला मुझे मिल गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, करंट किसके इक्वल होगा, नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये फॉर्मूला हमारा रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, यानी कि इस चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलेज आ रहे हैं जो आपको याद होने चाहिए, और इसको भी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं स्टूडेंट्स की ये फॉर्मूला हमें याद हो। अभी मैं एक बिल्कुल फ्लो चार्ट बनवाऊंगा जहां यहाँ सारे फॉर्मुलेस लिखवाऊंगा, बट डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो फार अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे, हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा है। मोबिलिटी का फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था म्यू इंटू ई। और अभी जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में देख रहे हैं। यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में देख रहे हैं। और हमने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखा है आज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ई मेरा चार्ज, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जिसको कहते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अभी तक ये तीन फॉर्मूलास हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ लिए हैं। बिल्कुल आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ओके, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को अब हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। भाई हम स्केलर फॉर्म की अगर बात करें, ओम्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था लास्ट क्लास में, इसकी स्केलर फॉर्म क्या होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं V इज इक्वल्स टू IR, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। V का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना। I क्या है, करंट है, ये कैसी क्वांटिटी है, अगेन स्केलर है। R कैसी क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस है, ये फिर से कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर फॉर्म कहते हैं। सब कुछ तो स्केलर है, कुछ भी वेक्टर नहीं है यहाँ पे। बट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर में अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू I, R को हम लिख सकते हैं रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं रो L डिवाइडेड बाई A। और यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे I बाई A अलग कर लो आप, और यहां से रो को आप लिख सकते हो, ये रो इंटू L है, इस तरीके से आप कंसीडर कर लो, और L को यहां डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा V बाई L। और अगर आप ध्यान से देखोगे आप लिख सकते हो I बाई A, और आप क्या लिख सकते हो, रो। यहां ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, V बाई L यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अगर आप कंडक्टर की बात कर रहे हो तो कंडक्टर पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मेरा मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। हम E को dV बाई dr लिखते थे ना, यानी कि ये मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, I बाई A, ये मेरी करंट डेंसिटी हो गई, इसको हम करंट डेंसिटी कहते थे। और सिग्मा क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा, ये मेरी रेजिस्टिविटी हो गई, ओके। तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, I बाई A याद है ना, हमने इसको करंट डेंसिटी डिफाइन किया था ना, ठीक है ना, J से हम इसको लिख रहे हैं, हम इसको क्या लिख रहे हैं बोलो, I डिवाइडेड बाई A, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी इंटू सिग्मा। यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या, हम यहाँ से लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय रो, यानी कि J इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू E,
ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, 1/ρ को हम लिख रहे हैं सिग्मा इंटू ई। सो ये अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो आप देख सकते हो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो ये ओम्स लॉ ही है। अब बात करें यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, 1/ρ रेजिस्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसको हम लिखते हैं कंडक्टिविटी। तो यानी कि यहाँ पे सिग्मा इज 1 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम पर मीटर, तो ये रेसिप्रोकल है ओम पर मीटर का, ठीक है ना। ये मीटर पर ओम हो जाएगी अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे। इसकी ऐसा यूनिट अगर आप ध्यान से देखोगे मीटर पर ओम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी ओम पर मीटर थी, ये मीटर पर ओम हो जाएगी। दिस इज कंडक्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है, वो करंट को जाने नहीं दे रही। और हाई कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसकी कंडक्टिविटी हाई है, मतलब वो इजीली जाने दे रही है चार्जेस को। तो हाई कंडक्टिविटी का मतलब अच्छा कंडक्टर, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब बुरा कंडक्टर। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, याद रखना। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। तो यहां पे आप याद रख सकते हो सिग्मा यहां पे m पर ओम आ रहा है, यानी कि यहां पे मीटर पर ओम आ रहा है इसकी यूनिट। ये हमारी क्या डिफाइन की गई है, कंडक्टिविटी, याद रखना, ठीक है ना। फॉर कंडक्टर्स अगर आप बात करोगे, फॉर कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, फॉर कंडक्टर्स हमारा जो रो होता है वो कैसा होता है, लो होता है, और कंडक्टिविटी कैसी होती है मेरी, हाई, ठीक है। उसी की तरीके से अगर आप इंसुलेटर्स की अगर आप बात करोगे, फॉर इंसुलेटर्स हमारा रो कैसा होता है, हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, पर कंडक्टिविटी कैसी होती है उनके लिए, थोड़ी सी होती है, लो होती है, काफी कम होती है, ठीक है। पर ये याद रखना ओम्स लॉ ये भी है, आप इसको भी ओम्स लॉ कहते हो। ये स्केलर फॉर्म है, क्यों स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, बट ये वेक्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें J वेक्टर है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये नया ओम्स लॉ है, यही वेक्टर फॉर्म है। दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी को हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है ना। देखो दोनों ओम्स लॉ हमें कुछ कुछ एक जैसी ही चीज बता रहे हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट R था, यहाँ पे कांस्टेंट सिग्मा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे वोल्टेज है, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मेरा करंट है, यहाँ पे मेरी करंट डेंसिटी है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ ओम्स लॉ में कहते थे जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, वैसे आप यहाँ कहोगे जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा करंट डेंसिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखा जाए ऑलमोस्ट ये एक जैसा सही है, ठीक है ना, सिमेट्रिक ही चल रहे हैं, एक दूसरे से एक जैसे से ही फील हो रहे हैं ये दोनों लोग। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अगर हम ध्यान से देखेंगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी का अभी तो हमने यहाँ पे देख लिया फॉर्मूला, बट ये कैसे स्मॉल एन पे डिपेंड करते हैं, ये कैसे डिपेंड करते हैं रिलैक्सेशन टाइम पे, उनसे इनका रिलेशन निकालना जरूरी है। यानी कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ पे ओम्स लॉ देखा, वो था J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये हम लोगों ने जो देखा है इसको हम लोगों ने बोला है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इसको क्या बोला है, ये हमने कहा है ओम्स लॉ ही है, वेक्टर फॉर्म में। इसको हम किससे लिख सकते हैं, जो हमने एक रिलेशन देखा था, I इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला देखा था NEVD, ये फॉर्मूला देखा था। आप यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आता है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करोगे तो EE/m इंटू टाउ आ जाएगा। यहां से I इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो NE² A टाउ डिवाइडेड बाई m और इंटू ई, ठीक है ना, NE² A टाउ डिवाइडेड बाई m इंटू ई, ये लिख सकते हो, देख सकते हो मैंने E² को एक साथ रख दिया, A टाउ और E डिवाइडेड बाई m। आप A को यहां से डिवाइड करो, है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा I डिवाइडेड बाई A, जिसको आप लिख सकते हो J, और राइट साइड क्या बचेगा NE² डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ इंटू ई। अब आप इसको कंपेयर करो, इससे आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को आपस में, तो आपको सिग्मा आपका नजर आने लगेगा। यानी कि जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आप कंपेयर करो, क्या यही सिग्मा नहीं है, क्या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है यहाँ हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टिविटी एक तरीके से किसके इक्वल आ गई है, ये आ गई है NE² टाउ डिवाइडेड बाई m।
यानी कि ये कंडक्टिविटी का हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हमें कंडक्टिविटी का मिल गया है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें रेजिस्टिविटी होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, तो वहां से फॉर्मूला हो जाएगा m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, यानी कि हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी यहां पे लिख लिया। ओके, अब अगर हम रेजिस्टिविटी को देखें, आप चाहो कि सर इसको मोबिलिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप इसको मोबिलिटी की टर्म में लिखना चाहते हो तो हम इसको मोबिलिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं एन ई टाउ, यहां से हम इसको लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं एन ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एन ई डिवाइडेड बाई एम, और यहां से एक या फिर सिर्फ इतना लिख देते हैं एन ई, और यहां से लिख देते हैं ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, ऐसे लिख दो। क्योंकि आपको पता है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? मोबिलिटी कह सकते हैं। ई टाउ डिवाइडेड बाई एम इज मोबिलिटी। ये कैसे आया? ई टाउ बाई एम को हम मोबिलिटी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, मोबिलिटी क्या था? मोबिलिटी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, और यहां से आ जाएगा हमारा ई। ठीक है ना, ई टाउ डिवाइडेड बाय ई टाउ डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई ई। तो यहां से अगर आप मोबिलिटी को कंपेयर कर रहे हो तो मोबिलिटी कितना आ जाएगा? ई से ई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये मेरा मोबिलिटी है। तो आप देख सकते हो यहां से एक और फॉर्मूला मिल रहा है, वो मिल रहा है एन ई म्यू। तो बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं जो एक दूसरे से यहाँ पे लिंक्ड हैं, यानी कि हमें बहुत सारे ओवरऑल फॉर्मुलेज यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला दूसरे से रिलेट हो रहा है। सिग्मा को आप एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम भी लिख सकते हो, एन ई टाउ बाई एम यानी कि एन ई म्यू भी लिख सकते हो। नंबर डेंसिटी चार्ज इंटू मोबिलिटी, नंबर डेंसिटी चार्ज इंटू मोबिलिटी, ये भी लिख सकते हो। कैसे? मोबिलिटी का फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई टाउ डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय फील्ड, ई से ई कट जाएगा तो ये ई टाउ डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। ये मेरा मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं बहुत सारे फॉर्मुलेज हो जाते हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला दिमाग से स्लिप हो सकता है एग्जाम में। सो एक बार फॉर्मूला चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। मुझे लगता है उससे काफी मदद मिलेगी अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला चार्ट बना ले कि क्या क्या फॉर्मूले आज हमने सुबह से, मतलब जो भी अभी से हमने स्टार्ट करे हैं पढ़ने, क्या क्या फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक बार फॉर्मूला चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आज जो पहला सबसे शुरुआत से हम लोग डिस्कस करते आए हैं, सबसे पहले आज हमने ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड के क्या क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं, इसका क्या क्या रिलेशन हो सकता है, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, यानी कि आप ड्रिफ्ट स्पीड को क्या लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एन इंटू ई, या फिर आप इसको J डिवाइडेड बाई एन ई लिख सकते हो। तो ये तरीका है, आप ड्रिफ्ट स्पीड को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, ये करंट के साथ रिलेशन है। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड को? ड्रिफ्ट स्पीड का एक अपना ही फॉर्मूला था। ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला कितना था, आपको याद है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, है ना, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये भी हमारा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला था। आप देख सकते हो ये दूसरा फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड का। और क्या कर सकते हैं, हम इसको मोबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, मोबिलिटी से, यानी कि इसका एक फॉर्मूला मोबिलिटी से रिलेटेड था। हम ड्रिफ्ट स्पीड को मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे कैसे रिलेटेड है। ड्रिफ्ट स्पीड यहां से भी आ सकता है, ड्रिफ्ट स्पीड यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। ड्रिफ्ट स्पीड का क्वेश्चन आए तो या तो यहां से कुछ मिलेगा, या तो यहां से कुछ मिलेगा, या तो यहां से कुछ मिलेगा। आप देख सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे कैसे रिलेटेड है। ठीक है ना, यहाँ म्यू का मतलब था मोबिलिटी। ओके, क्लियरली अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ये ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हो गया। ड्रिफ्ट स्पीड तो यहाँ पे हमें कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर अब हम बात करें मोबिलिटी की, मोबिलिटी पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मोबिलिटी का क्या मतलब है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना इजीली कोई मूव कर सकता है चार्ज, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी के लिए हम इसको
ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, या फिर हम ड्रिफ्ट स्पीड की अगर वैल्यू डाल देंगे तो हम इसको ई टाउ डिवाइडेड बाय एम भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें मोबिलिटी का मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से हम मोबिलिटी निकाल सकते हैं। ये हमें फॉर्मूले चार्ट से मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। और अगर अब हम बात करें कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी पे डिस्कशन करें, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, इसके फॉर्मूले को भी हम ध्यान से देख सकते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर हमारे माइंड में आता है तो कंडक्टिविटी का एक हम यहाँ से देख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो हम सिग्मा को J बाई ई भी लिख सकते हैं। यहाँ से कंडक्टिविटी आ सकता है ना। कंडक्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 बाय रेजिस्टिविटी। मतलब अगर कभी हमें रेजिस्टिविटी दिया जाए तो भी हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों को रेजिस्टिविटी दे दिया जाए तो भी यहाँ से कंडक्टिविटी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और सोचो कंडक्टिविटी के बारे में, और डिस्कशन करो कंडक्टिविटी के बारे में। और क्या पता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ना कंडक्टिविटी का। सिंपली अगर हम ध्यान से देखेंगे कहाँ से हम यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल सकते थे, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। पीछे देखा था ना हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये फॉर्मूला भी था। यानी कि कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम, या फिर हम कंडक्टिविटी को मोबिलिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखा था हमने एन ई और म्यू, मोबिलिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां हमने कंडक्टिविटी निकाल लिया, रेजिस्टिविटी तो इसका रेसिप्रोकल है, उसके फॉर्मूले अलग से नहीं लिख रहा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेते ही हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिग्मा मेरी कंडक्टिविटी है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, हमारी कंडक्टिविटी है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला चार्ट है, जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं इस चार्ट में सारे फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट मेंशन मैंने कर दिए। सारे रिलेशंस जो इनके आपस में हो सकते हैं इस पे हमने डिस्कशन किया है। ये फॉर्मूला चार्ट है सो फार जो भी हमने किया है। क्यों मैंने बनवाया फॉर्मूला चार्ट, मैं जानता हूँ फॉर्मूलाज हैं इसमें बहुत सारे हैं। क्वेश्चन आता है तो कभी कभी दिमाग एकदम पजल हो जाता है, अरे फॉर्मूला लगाना कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब आप सोचो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए फॉर्मूला चार्ट से। A wire of diameter 0.02 meter contains 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर। पहले तो आप सोचो ये क्या क्या दिया है, यहाँ वायर का डायामीटर दिया है तो एरिया निकाल सकते हो। ये हमें डायामीटर दिया है 0.02 मीटर, है ना। तो आपको पता है यहाँ से रेडियस हो गई 0.01 मीटर, एरिया निकल सकता है यहाँ से। अब हमें दे रखे हैं 10 की पावर 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे नंबर डेंसिटी हो गई ना, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये स्मॉल एन दे दिया हमें 10 की पावर 28, है ना, पर मीटर क्यूब। ये पर मीटर क्यूब में हमें नंबर डेंसिटी दे दी। और क्या चाहिए हमें, और क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पेयर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट दे दिया है, कितना करंट दे दिया अगर आप ध्यान से देखोगे, 100 एम्पेयर दे दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आपको एरिया पता है, एन पता है, आई पता है, तो आपको पता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। यहां से निकाल सकते हैं ना, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई एन ए ई। आई कितना है हमारे पास, करंट कितना है, 100 एम्पियर है ना। एन कितना है हमारा, 10 की पावर 28 है। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 0.01 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ध्यान से देखें, हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ऊपर मेरा 10 की पावर 2 है, नीचे आ जाओ 10 की पावर 28 हो गया, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो 10 की पावर 28 है यहाँ पे, इंटू पाई है जिसको 3.14 कह सकते हो आप, ठीक है, और इंटू 1.6, इसको एक साथ लिख लेता हूँ। और पावर देखो ध्यान से यहाँ पे कितनी आएगी, इसको हम 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो नीचे 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -19, ये बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। 10 की पावर 28 है, इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, और 10 की पावर 19, ये कितना हो गया,
-23 और यहाँ पे 28 है, 5 हो गया है ना, देख सकते हो ना, 10 की पावर -23 हो गया और 28 माइनस 23, 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2 है, नीचे 10 की पावर 5 है, ऊपर बन जाएगा 10 की पावर -3 और नीचे क्या बचा है 3.14 इंटू 1.6। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 3 48 होता है, 1.6 इंटू 3 है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा, करके देख लो। 16 इंटू 3 4.48 होता है ना, 16 3 48, 1.6 इंटू 3 करोगे कुछ 4.8 आएगा, पर 3.14 है, अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली ये 5 ले लिया मैंने नीचे, तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, इसको आप 0.2 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हो, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4 है ना, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी है भैया क्वेश्चन देख के उसका पोस्टमार्टम कर देना कि भैया पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है बहुत तरीके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर इनमें से तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो आपको रिलैक्सेशन टाइम पता है, ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ना मोबिलिटी दे रखी है डायरेक्ट। आपको तो जो दे रखा है वो करंट है, आपको एन दिया है, आपको डायमीटर दिया है, मतलब एरिया दिया है, चार्ज आपको पता है, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हमें पहले क्वेश्चन को अपने दिमाग में सॉल्व करना पड़ता है। आप कहते हो ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये देगा, बेटा अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई नीट निकाल लेता, थोड़ा तो हमें दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो हमें एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर, ये मूव आप कर सकते हो, जितना मैंने किया उतना आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप भी उतने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। इतना सोचना आप, मतलब इतना मुश्किल नहीं है इतना सोच पाना, ये बहुत आराम से आप सोच लोगे। चलो अगला क्या कहता है क्वेश्चन, वन एंड ऑफ एल्यूमिनियम वायर हुज डायमीटर इज 2.5 mm इज वेल्डेड टू एन एंड ऑफ अ कॉपर वायर हुज डायमीटर इज इतना। द कंपोजिट वायर्स कैरी अ स्टेडी करंट ऑफ 6.25 एम्पेयर। द करंट डेंसिटीज इन AL एंड CU विल बी। तो यानी कि अगर आप एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे कंपोजिट वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक एल्यूमिनियम की वायर है जिसका डायमीटर 2.5 मीटर है और इसको वेल्ड कर दिया गया कॉपर के साथ। मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारी एल्यूमिनियम की वायर है, ये थोड़ी मोटी है, और इसके बाद हमने इसको एक कॉपर वायर के साथ इस तरीके से हमने अटैच कर दिया जो उससे पतली है कंपैरेटिवली। दोनों का डायमीटर अलग है। आपके एल्यूमिनियम वायर मोटी थी, 2.5 mm थिक थी, ये 2 mm थिक है, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक तरीके से ये सीरीज में ही तो है ना, इनको वेल्ड किया गया है एक तरीके से सीरीज में है ना, और सीरीज में आप जानते हो दोनों से सेम करंट जाएगा, करंट पे फर्क नहीं पड़ता है, सेम करंट जाएगा, याद रखना। पर आप ध्यान देखो, एक चीज ध्यान दो, आपने ये पढ़ा होगा कि सीरीज में करंट सेम जाता है, बट यहां पे करंट डेंसिटी तो वेरी करेगी ना। करंट डेंसिटी क्यों वेरी करेगी, क्योंकि करंट सेम है हर जगह पर एरिया बदल रहा है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वायर हो, करंट सेम हो, बट एरिया तो बदल सकता है ना। अगर एरिया बदलेगा तो करंट डेंसिटी बदल रही है, तो आप ये कभी मत कहना कि करंट भी सेम है करंट डेंसिटी भी सेम है, नहीं। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है तो करंट सेम है पर करंट डेंसिटी नहीं। अगर ओवरऑल यूनिफॉर्म वायर है तो करंट भी सेम है करंट डेंसिटी भी सेम है, ठीक है। करंट डेंसिटी बदल सकती है सीरीज कनेक्शन में, करंट कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो यानी कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे अलग एरिया है यहाँ पे अलग है, तो यहाँ तक करंट डेंसिटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की करंट डेंसिटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, करंट पर यूनिट एरिया, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं कॉपर का निकाल लेता हूं, यहाँ पे अगर मेरा कोई आंसर मैच कर गया तो मुझे एल्यूमिनियम का निकालना ही नहीं पड़ेगा। कॉपर का डायमीटर दे रखा है 2 mm, यानी कि जो डायमीटर दिया है कॉपर का वो दे रखा है 2 mm। ऑप्शन जरा मैं ध्यान से देख रहा हूं ना, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 0.2 सेंटीमीटर लिख देता हूं, मीटर में नहीं कर रहा हूं मैं, सेंटीमीटर में कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह मुझे सेंटीमीटर दिख रहा है, मीटर नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आप देखो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, कॉपर से जे करंट डेंसिटी फॉर कॉपर, तो जो भी करंट है कॉपर में डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो इसका जो रेडियस होगा वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप यहां पे डाल सकते हो, करंट हमें कितना दिया है 6.25, ठीक है ना, करंट हमें दिया है 6.25 एम्पियर, और नीचे पाई कितना है 3.14 है, और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -2, यानी कि आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 3.14,
ऑलमोस्ट डबल नहीं है 3.14, मतलब 3.14 का डबल 6.28 होगा, तो ऑलमोस्ट 2 से ही चला गया ये, है ना, 1.99 1.98 आ जाएगा, बट चलो ऑलमोस्ट 2 हो गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 आ गया। कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, इसमें 200 है, बाकी किसी ऑप्शन में 200 है नहीं, तो ऑब्वियसली ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमें तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ कॉपर वाला देखा और आंसर आ गया। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो आप एल्यूमिनियम के लिए भी निकाल सकते हो, जो डी एल्यूमिनियम के लिए है, यहाँ पे डायमीटर एल्यूमिनियम के लिए है 2.5 mm है, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 0.25 mm हो जाएगा, या फिर आप इसको कितना लिख सकते हो 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.125 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 से डिवाइड करके, और फिर यहाँ से जे ऑफ एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। ये आप घर पे ट्राई करना, वैसे सेम ही आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्वियसली 128 के आसपास ही आएगा, इनटू 0.125 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, इसको करना, सॉल्व करना, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ओके, क्लियर है, क्योंकि सेकंड वाला देख के ही समझ में आ रहा है, और तो किसी में 200 है नहीं, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आप सबसे पहले दिमाग लगाओगे, क्या होना चाहिए, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक कंडक्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इज फाउंड टू बी 10⁻⁻14 सेकंड द मोबिलिटी। अब देखो, जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, तो आप थोड़ा ध्यान लगाना स्टार्ट करो, यह मोबिलिटी की बात कर रहा है ना, यानी कि हमें म्यू को लेना है इक्वेशन में, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, तो क्या रिलेशन है मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम में? आपने मोबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, पढ़ा था ना ये मोबिलिटी का फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। नहीं याद तो देखो दोबारा से, हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा था, या हमने डिराइव किया था, ये रहा ना फॉर्मूला मोबिलिटी का, है ना, ये फॉर्मूला है ना मोबिलिटी का, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हमने मोबिलिटी का भी देखा था। तो मोबिलिटी कैसे रिलेटेड है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, तो यही फॉर्मूला यहाँ काम आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ रिलैक्सेशन टाइम दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, तो यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रिलैक्सेशन टाइम की बात करें 10⁻⁻14 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो अब आप देखो ध्यान से, ये कितना आ गया, इसको 16/9, अप्रोक्सीमेटली मैं 16/9 लिख रहा हूं इसको, ठीक है, और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा -33, है ना, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -33, नीचे से जाएगा +31, ठीक है, ये नेगेटिव है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो 16/9, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको 16/9 और यहाँ से लिख सकते हो 10 की पावर -2। ओके, अब देखो आप ध्यान से, ऑप्शंस ध्यान से देखो, 1.78, 16/9 करके इतना ही आएगा 1.78, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 1.78 है, ऑब्वियसली ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.78 ही हो गया, इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन को देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और अच्छा 1 सेकंड, मैंने एक पावर मिस कर दिया, 1 सेकंड, नीचे यहाँ 10 की पावर -31 तो ठीक है, यहाँ 1.6 था ना, एक पावर और माइनस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको 16 लिख दिया, 9 को तो ऐसे लिख दिया, एक पावर और लेनी पड़ेगी, 1 सेकंड, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने एक नेगेटिव साइन मिस कर दिया, तो यहाँ से 10 की पावर -3 आएगा, अब सही है, 10 की पावर -3 आएगा, हाँ, अब इसको आप लिख सकते हो 1.78 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। ओके, मैंने एक्चुअली यहाँ पे 16/9 किया था, तो मैंने एक डेसिमल और लेना था यहाँ पे, ये 10 की पावर -20 हो जाएगा, -33 -134 हो जाएगा, -34 माइनस ये, ठीक है, अब सही है, मैंने बस एक नेगेटिव साइन मिस किया था, उसको ध्यान से देखना। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, लास्ट वाला, दिस वन इज मैचिंग, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। Select the correct statement regarding drift velocity of conduction electron in metallic conductor। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला ऑप्शन देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्दो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मतलब ये उस टाइम पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, टाइम डिपेंडेंस थोड़े ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कोई टाइम पे डिपेंडेंस नहीं है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता था ई
टाउ बाई एम, ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, ये टोटल टाइम नहीं है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है पर टोटल टाइम पे नहीं कर रही, यानी कि ये सही है। याद रखना, कहीं आप ये सोचो कि ये टाइम पे डिपेंड करती है तो गलत है, ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, टोटल टाइम पे नहीं डिपेंड करती कि इलेक्ट्रॉन को कितनी देर के लिए एक्सेलरेट करा रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सही तो है। I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाई एन ई ए हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी लिखते थे माइनस ई ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, लिखते थे ना, यहाँ माइनस साइन यही बताता था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं तो मेरा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कैरिंग करंट 1.5 एम्पीयर और हमें नंबर डेंसिटी दी है, तो ये तो बहुत सिंपल है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या आप गेस कर पा रहे हो, बहुत सिंपल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, एरिया दे दिया है, करंट दे दिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यानी कि यहां पे वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, करंट डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू चार्ज। तो करंट कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे 1.5 एम्पियर है। नंबर डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे वो हमें ये दे रखी है 8.5 इंटू 10 की पावर 28। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया भी हमें दिया है 10 की पावर -7 और क्या दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करा करो, देखो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना, बस यहाँ यूनिट्स का फर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ध्यान से देखो, ऊपर में 1.5 है, यहाँ 1.6 है, 1.5 है, इनको अप्रोक्सीमेटली काट दो, ठीक है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8.5, अप्रोक्सीमेटली मैं कट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। और नीचे कितना आएगा, 10 की पावर -26, 19 और 7 कितना होगा 26, यानी कि नीचे आ जाएगा 10 की पावर 2, तो मतलब 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8.5। अब आप सोचो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, ऊपर 10 की पावर -2 है, मैं 10 इंटू 10 की पावर -3 कर सकता हूँ डिवाइडेड बाई 8.5, है ना। और 10/8 आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, है ना। 10/8 ये भी 10 है, ये 10 से थोड़ा सा ही तो छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 ही आएगा। ऑब्वियसली सारे ऑप्शन में 1.1 है तो मैं कह सकता हूँ ये 1.1 ही आएगा, इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 1.1 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 1 mm हो गया ना, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1.1 mm मिलीमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 1.1 मीटर पर सेकेंड, 1.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यही सही है। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है इसमें। आगे देखते हैं, एज्यूम ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट टू 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर एटम हम मान के चल रहे हैं, जो कॉपर का एक एटम है वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इफ डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास इज 63.5 U, देन नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप एक चीज याद करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, याद करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम करते थे, जो भी मेरा मास होता था ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही करते थे ना। यहां भी हम यही करेंगे, है ना। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाए ना, फिर नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। यानी कि यहां अगर हम ध्यान से देखें, हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे हम एक्चुअली डायरेक्टली हमें, क्योंकि यहां पे इसका डेंसिटी दिया है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम मास को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स आते थे। अगर मैं डेंसिटी को किससे डिवाइड करूंगा, मोलिकुलर वेट से, है ना। मैं मोलिकुलर वेट से अगर डेंसिटी को डिवाइड कर दूं, MW मतलब मोलिकुलर वेट से, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी को हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है।
देखो मास को अगर हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स आते थे। अगर हम यहाँ n हमारा नंबर डेंसिटी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कह के चल रहा हूं मैं, n नॉट लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, चलो ठीक है ना, n नॉट क्या मैं मान के चल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बाय मोलिकुलर वेट हो जाएगा। पर याद रखना डेंसिटी में हमें यहाँ केजी की जगह ग्राम चाहिए, क्योंकि मास मुझे ग्राम में चाहिए था। तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, इसलिए यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेंसिटी की जगह क्या लिख रहा हूँ, 9.0 इंटू 10 की पावर 3, पर ये केजी पर मीटर क्यूब में, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मेरा 63.5 है। ये मुझे क्या मिला है बताओ, ये मुझे मिला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही नंबर डेंसिटी होता है। यानी कि अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो बात चल रही है, क्योंकि जितने हमारे एटम्स होंगे, है ना, मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पार्टिकल का मतलब है एटम, और जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने बोला है कि एक कॉपर को हमें एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए जो मैंने अभी ये लिखा था डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, इससे किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जानते हो ना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख देता हूँ। 6.023 होता है, मैं 6 लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये एवोगैड्रो नंबर है ना, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 63.5। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 63.5, ऊपर कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, ऊपर हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 63.5, और कितना आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी आप, 10 की पावर 29। ठीक है, अब 54 डिवाइडेड बाय 63, 63 बड़ा है 54 से, है ना, 63 बड़ा है 54 से, और अगर आप ध्यान से देखोगे अप्रोक्सीमेटली 0.8 या 0.9 आएगा यहाँ से, है ना, अप्रोक्सीमेटली। यहाँ ऑप्शन को देख लो, सारे ऑप्शन में 8.5 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 0.85 लिख दो इसको, क्योंकि 63 थोड़ा सा बड़ा है 54 से, अगर दोनों इक्वल होते तो 1 आता, 54 बाई 63 यहाँ 0.9 0.8 के आसपास आएगा। मुझे ऑप्शन में दिख रहा है 8888, इसलिए मैंने 0.85 लिख दिया इंटू 10 की पावर 29। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको 8.5 इंटू 10 की पावर 28 लिख सकता हूं ना, देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 0.85 है, इसको एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा 8.5 इंटू 10 की पावर 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में रख के आप करोगे, आसान हो जाएगा। ओके, आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हो, मैं तो इतना भी नहीं कर रहा, मैं तो आपको और इजी तरीका बता रहा हूँ। क्यों डिवाइड करके देखूं साइड में, मैं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करूं, सारे ऑप्शंस तो सेम है ना। तो आप खुद सोचो, कोई भी नंबर, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ही तो बड़ा है, तो 0.8 0.9 के आसपास ही तो आएगा। दोनों इक्वल होते तो 1 आ जाता, नीचे वाला बड़ा है तो 1 से छोटा आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा 0.8 0.9 ले लिया मैंने। तो ऑप्शन में हर जगह 8.5 था, मतलब 0.85 ही होगा, इनको डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए, लॉजिकल है। यहां से मैंने इसका आंसर निकाल दिया, सेकंड ऑप्शन। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वेरिएशन, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें हमें फॉर्मूला पता है। अब एक बार अगर आप ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला देखो कंडक्टिविटी का, ठीक है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, या फिर आप इसको लिख सकते हो एन ई म्यू। ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये मेरा कंडक्टिविटी का है, हमें पता है कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब अच्छा कंडक्टर ज्यादा करंट देगा, है ना, अच्छा कंडक्टर ज्यादा करंट देगा, अच्छे से कंडक्ट करेगा, हाई कंडक्टिविटी, है ना, ये कंडक्टिविटी है ना। अगर हम ध्यान से देखें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने ये देखा था, रेजिस्टिविटी बिल्कुल इससे अपोजिट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इसके वेरिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ टेम्परेचर के साथ बात करूं, टेम्परेचर वेरिएशन क्या हो सकता है इसके लिए, टेम्परेचर के साथ इस फॉर्मूले में क्या चीजें हैं जो बदलेंगी। देखो कंडक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एन पे, ई पे, टाउ पे, एम पे। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से मास तो चेंज होता नहीं है, चार्ज तो चेंज होता नहीं है, यानी कि एन और टाउ ही चेंज हो सकता है,
बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर पे या तो नंबर डेंसिटी डिपेंड करेगा या रिलैक्सेशन टाइम। कैसे डिपेंड करता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, अगर मान लो आपने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज करा, तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर हम बात करें कंडक्टर पे, सबसे पहले यहां चर्चा की जा रही है किस पे? कंडक्टर पे। कंडक्टर में क्या फर्क पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे? कंडक्टर के पास पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। कंडक्टर्स के पास पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़ा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ एन की बात करें, ये और बढ़ भी जाएंगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एन बहुत हाई है। कंडक्टर्स के पास क्या होता है, ऑलरेडी एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एन क्या है मेरा, लार्ज है, एन इसके पास लार्ज है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा एन बढ़ जाएगा। हाँ, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, वो और एक्साइट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा है। अरे भाई एक समुंदर है, पहले से पानी भरा पड़ा है, थोड़ी बहुत बारिश आ जाएगी, कितना ही पानी भर जाएगा उसमें, वो पहले से समुंदर है, उसमें पहले से बहुत सारा पानी है। वही बात यहाँ पे है, इसमें पहले से समुंदर बना पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स की पहले से बौछार है। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, बट पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कितने बढ़ेंगे? यानी कि यहाँ पे एन पहले से लार्ज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एन पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी लार्ज है। चलो हम लिख देते हैं एन इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, मान लिया हमने थोड़ा सा इंक्रीज होगा। बट अब बात करते हैं टाउ की, रिलैक्सेशन टाइम की, है ना। टाउ पे अगर डिस्कशन करें, रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, तो याद रखना ये डिक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्यों डिक्रीज होता है? टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता था, फिर यहां टकराता था, यहां टकराता था, यहां टकराता, यहां टकराता था। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने से क्या हो रहा है, फास्ट कोलिजन्स हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहे हैं, यहां पे बहुत ज्यादा कोलिजन्स, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, बौखला जाएगा। अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में तेज से टकराएंगे, इतना ज्यादा। ऐसा नहीं होता जैसे कोई जगह बहुत ज्यादा भरी हो, एकदम से कोई वहां पे कोई शोर मचा दे, अरे भैया ये एक्टर आ गया, वो आ गया, लोग पागल हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। या फिर एकदम से भीड़ भड़ाके वाले मेट्रो स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, एकदम से ट्रेन आती है, पागल हो जाते हैं लोग, इधर उधर भाग रहे होते हैं, है ना। टक्कर होती है, एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, है ना। कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो वो सुन के वहां पे बुरा हाल हो जाता है। वही हाल यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, और जितनी स्पीड बढ़ेगी वो टक्कर मारेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। यानी कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी, है ना, थर्मल वेलोसिटी आप कह सकते हो, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। यहां थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड more collisions in small time, more collisions in small time, छोटे से समय में ज्यादा कोलिजन होंगे, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, आप ये भी कह सकते हो। देखो मैं यहीं साइड में लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे, ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहां पे क्या हो रहा है, क्या वेरिएशन हमें समझ में आया। सबसे पहले टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो हमने ये देखा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से एन तो पहले से ज्यादा है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन और बढ़ जाएंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि पहले से ज्यादा है, ठीक है। पर टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कोलिजन्स होंगे, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब आप खुद सोचो, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, पर ये इतना नहीं बढ़ा जितना ये घट गया, इतना ये बढ़ा नहीं जितना ये घट गया। मान लो ये थोड़ा सा बढ़ा पर ये बहुत ज्यादा घट गया, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है ओवरऑल कंडक्टिविटी पे अगर हम चर्चा करें तो यहां पे हम कह सकते हैं ओवरऑल कंडक्टिविटी, ओवरऑल कंडक्टिविटी यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस। तो यहां ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ टाउ डिक्रीजेस।
क्योंकि मेरा रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, इसलिए मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और कंडक्टिविटी क्या है, एक तरीके से कंडक्टिविटी 1 by रेजिस्टिविटी है ना। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ रेजिस्टिविटी के साथ उल्टा है भैया, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अब ये अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा। मतलब कंडक्टर्स को हाई टेम्परेचर से परहेज है, कंडक्टर्स को पहले से इतनी अच्छी कंडक्टेंस दिखा रहे हैं पर टेम्परेचर बढ़ाने से वो बेकार हो जाते हैं। बल्कि कंडक्टर्स तो लो टेम्परेचर पे अच्छा बिहेव करते हैं। अगर आप टेम्परेचर जितना कम कर दो उतना अच्छा बिहेवियर शो करेंगे। कंडक्टर्स लो टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बेकार हो जाते हैं। याद रखोगे इस बात को, कंडक्टर्स लो टेम्परेचर पे अच्छी कंडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर पे बुरी कंडक्टिविटी, लो टेम्परेचर पे हाई कंडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर पे लो कंडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हाई है और कंडक्टिविटी लो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे कर दो कंडक्टर्स को, लो टेम्परेचर पे कर दो, देखो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है बट लो टेम्परेचर पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। जितना कम करोगे टेम्परेचर, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कम टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बुरा कंडक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने जिस पे चर्चा की है वो किस पे की है, हमने कंडक्टर्स के लिए चर्चा की है। किसके लिए चर्चा की है, कंडक्टर्स के लिए चर्चा की है। हम बाकी मटेरियल्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और बाकियों के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक चर्चा होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, याद रखते हैं इसको। सेमीकंडक्टर्स पे अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, अगर हम फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़े, Ne² टाउ डिवाइडेड बाई m, यही फॉर्मूला है। तो सेमीकंडक्टर्स में एक चीज याद रखना, सेमीकंडक्टर्स के पास क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, आप याद रखो, एट रूम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी स्मॉल n, ठीक है ना। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, n इंक्रीजेस। यानी कि सेमीकंडक्टर में पहले से n ज्यादा है नहीं, यानी कि जो कंडक्टर में था n पहले से ही बहुत ज्यादा था, n पहले से बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत थे। पर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। अरे बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां टेम्परेचर देना, टेम्परेचर को बढ़ाना फायदेमंद होता है। यहां टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स टूटते हैं आपस में मटेरियल्स के, और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप याद रखना, इसको हम सेमीकंडक्टर में भी वैसे पढ़ेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज यहां पे टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट्स, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट्स एंड हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि n इंक्रीज हो रहा है। n इंक्रीज होने की वजह से ये हो रही है। अब आप कहोगे सर यहां भी कोलिजन ज्यादा होंगे। अरे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो कोलिजन हो ना। यहाँ पहले यहाँ रिलैक्सेशन टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है वो n दिखाता है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ डोमिनेटिंग बिहेवियर टाउ का था। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ बहुत ज्यादा घटता था और n बहुत कम बढ़ता था। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है और n बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टिविटी के साथ यहाँ उल्टा होगा। यानी कि हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, हेंस रो डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रो डिक्रीजेस as temperature increases। तो मतलब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहां रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ये हमारा सेमीकंडक्टर्स में है, कंडक्टर से अलग बिहेवियर है। इंसुलेटर्स की अगर आप बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो इंसुलेटर्स के साथ अगर हम इसका डिस्कशन करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, इंसुलेटर्स में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इंसुलेटर्स में क्या कहते हैं, एन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट स्टिल अगर हम ध्यान से देखेंगे, बट एन ओनली इंक्रीजेस, एन क्या होता है, बट एन इज स्टिल वेरी स्मॉल। यानी कि यहां पे एन बढ़ तो रहा है पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कंडक्टिविटी पे। हाँ, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर इंसुलेटर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाके थोड़ा बहुत नोटिस करोगे। यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे एन ऑलमोस्ट क्या रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, और इसकी वैल्यू कैसी है, वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटी वैल्यू है। रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, वेरी हाई। हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी होती है किसके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। मतलब यहां ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तीनों के लिए मैंने यहाँ वेरिएशन बता दिया। रेजिस्टिविटी के लिए मतलब और कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर का क्या वेरिएशन है, टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाना फायदेमंद है, उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंसुलेटर्स पे इतना फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इवन अलॉयज की अगर हम बात करें, वहां भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। ऑल्सो फॉर अलॉयज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इवन इन अलॉयज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं, इवन फॉर अलॉयज। अलॉयज का मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स है ना। अगर आप अलॉयज की बात करोगे, रो एंड सिग्मा आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है ना। वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अलॉयज में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है, ओके। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला भी है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का। आप ध्यान से देखना, एक वेरिएशन अगर हम ध्यान से देखें, ये भी होता है। एक इक्वेशन होती है, रो इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आप रेजिस्टेंस के लिए भी देख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहां पे जो अल्फा है वो एक तरीके से हमारा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसी को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, यहां पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में चेंज आता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है ना। ये इक्वेशन वैसी है जैसे आप लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में पढ़ते थे ना। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के साथ यहाँ पे मेरी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ सकते हैं। फॉर कंडक्टर्स आपका जो अल्फा होता है पॉजिटिव होता है। आप याद रखना, यहाँ पे फोर कंडक्टर्स, ठीक है ना, फोर कंडक्टर्स अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे मेरा जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव होता है, ये बात तो समझ में आ गई, पर यहाँ पे रो नोट का मतलब क्या है, रो नोट और आर नोट, ये क्या है, ये मेरी रेजिस्टिविटी, ये क्या है मेरी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, ये मेरे रो नोट और आर नोट होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, बट वेरीज विद, बट इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट खुद भी कांस्टेंट नहीं है, याद रखना। यानी कि यहां पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तब आती है जब अल्फा मेरा कांस्टेंट होता और पॉजिटिव होता। अगर अल्फा मेरा कांस्टेंट होता तो यहाँ पे मैं अगर आर का ग्राफ बनाता टेम्परेचर के साथ, या रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाता टेम्परेचर के साथ, तो स्ट्रेट लाइन आता। बट यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आएगा, क्योंकि अल्फा खुद बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप हमारा खुद बढ़ता जाएगा, यानी कि अल्फा चेंज होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप डिपेंड्स ऑन अल्फा, स्लोप डिपेंड्स ऑन अल्फा। यहाँ पे जो इसका स्लोप है
वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे, और अल्फा खुद ही कांस्टेंट नहीं है, वो खुद ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता कंडक्टर्स के लिए, ठीक है ना। कंडक्टर्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसका स्लोप कांस्टेंट होता तो अल्फा भी हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाता, बट अभी यहाँ अल्फा हमें कांस्टेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये कंडक्टर्स के लिए होता है, दिस ग्राफ इज फॉर कंडक्टर्स, जहां हमारा अल्फा पॉजिटिव है और वो टेम्परेचर के साथ बदल सकता है, बढ़ सकता है। हाँ, छोटे टेम्परेचर वेरिएशन के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन वी कैन कंसीडर दिस ग्राफ एज स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर मैं छोटा सा रीजन लूं, ये छोटा सा टेम्परेचर वेरिएशन लूं, तो मैं स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं। यानी कि मैं इसको भी यहां भी लिख देता हूं, फॉर स्मॉल वेरिएशन, फॉर स्मॉल changes in temperature, for small change or range of temperature, alpha may consider as constant, may consider as constant। छोटे रीजन के लिए इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, मतलब छोटे रीजन में मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, बट वैसे ये होता नहीं है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख के चलेंगे, ओके। स्मॉल चेंज के लिए ले सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, किसके लिए सेम चीज अगर मैं बात करूं फॉर सेमीकंडक्टर्स, अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स मैं डिस्कस करूं, तो वहां मेरा अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो मेरी रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है, नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव का मतलब यही है। यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ उल्टा चलेगा, यानी कि ये नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है ना। ये मेरा रो नोट हो गया, ये ग्राफ नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। अगर आप बात करते हो फॉर एलॉयज, है ना, या फिर इंसुलेटर, ठीक है ना, फॉर इंसुलेटर अगर मैं पहले डिस्कस कर लूं, फॉर इंसुलेटर्स अल्फा मेरा वेरी स्मॉल, अल्फा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, बहुत ज्यादा छोटा है बट नेगेटिव है, बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यहां ग्राफ देखोगे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है इंसुलेटर में। अलॉयज में कहते हैं कि ये चेंज ही नहीं करता, इसलिए अलॉयज को हम यूज भी करते हैं रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फॉर अलॉयज की बात करो, तो अगर आप अलॉयज की बात करते हो, इसमें अल्फा ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, ठीक है ना। अलॉयज के लिए अगर हम ध्यान से देखें, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ वेरिएशन आपको दिखता ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि अल्फा ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो हो जाता है, यहाँ वेरिएशन आपको नजर नहीं आता। तो यानी कि कंडक्टर्स में अल्फा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका स्लोप बढ़ता जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। छोटे बहुत टेम्परेचर रेंज, मतलब मैं थोड़े से टेम्परेचर रेंज की बात करूं, तो थोड़े से रीजन में आप इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, बट ज्यादा देर के लिए नहीं। ओवरऑल देखोगे तो ये कर्व्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव है तो नीचे जा रहा है, इंसुलेटर में भी नेगेटिव है बट बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखता है, और अलॉयज में तो हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अल्फा जीरो है, डेट इज वाई alloys are used for making resistance, for making resistors। तो रेजिस्टर्स बनाने के लिए आप alloys का इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से इनके रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आ सकता है, alloys को ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इनका वेरिएशन होता है। चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर, तो सेमीकंडक्टर्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये आप मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ोगे, आगे जाके सेमीकंडक्टर्स वगैरह जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स तब भी पढ़ोगे। तो आप याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अगर हम बात करें, ये दोनों यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इस पे चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में, पर अभी के लिए आप याद रखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, on increasing temperature number density of conduction electron increases in semiconductor and insulator। क्या ये सही है?
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, हाँ है ना, सेमीकंडक्टर में बढ़ते हैं, इंसुलेटर में थोड़े से बढ़ते हैं पर बढ़ते हैं, सही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस इन मेटेलिक कंडक्टर, क्या ये सही स्टेटमेंट है? पढ़ा था ना हमने, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता था, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ध्यान से देखो, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है ना मेटेलिक कंडक्टर में, पढ़ा था ना हमने, हाँ ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पहली वाली भी ठीक है। तीसरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस इन मेटेलिक कंडक्टर, नहीं ये गलत है। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता थोड़ा ना, घट जाता है, कम हो जाता है, कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इन मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, सोचो रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ रही है मेटेलिक कंडक्टर में, क्या एन डिक्रीज हो रहा है, क्या टाउ डिक्रीज हो रहा है, क्या एम इंक्रीज हो रहा है, क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पे जब हमने चर्चा की थी, मेटल में रिलैक्सेशन टाइम घटने की वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती थी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती थी, यानी कि यहाँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है Ne² टाउ बाई एम, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला m डिवाइडेड बाई Ne² टाउ होगा, क्योंकि 1 बाय कंडक्टिविटी है। ओके, सो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमें पता है यहां पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। क्यों घटती थी? क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते थे, होल पेयर जनरेट होते थे। तो यहाँ पे n डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, नहीं गलत हो गया, n इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड इट कम ओवर द इफेक्ट ओवर द टाउ, टाउ में इंक्रीज और डिक्रीज बट एन ऑलवेज डिक्रीज, यानी कि ये दोनों तो गलत ही है, सेकंड ऑप्शन ही सही है, एन इंक्रीज करेगा, है ना, और टाउ का कोई खास इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा, यानी कि हमने यही तो पढ़ा था ना, यहाँ एन इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है घट रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एन इंक्रीज करेगा, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे आपके, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। यहां पे क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 75.3, इफ रेजिस्टेंस एट 85.8 ओम एट टेम्परेचर थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे आपको दो बार इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, रो इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले आप देख सकते हो यहाँ रेजिस्टेंस में इक्वेशन है तो आप रेजिस्टेंस में लिख लो, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये यूज कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टिविटी में नहीं है, रेजिस्टेंस में इक्वेशन है, तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं। हमें पता है 30 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, यानी कि रेजिस्टेंस 75.3 होगा, R नॉट टाइम्स R नॉट हमें नहीं पता, 1 प्लस एल्फा हम जानते हैं 1.7 इंटू 10 की पावर -4 है, और डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा 30 माइनस 0, ठीक है ना। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ T2 माइनस T1 यानी कि 30 माइनस 0, ये हो गया मेरा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई, यानी कि आप इसको लिख सकते हो R नॉट 1 प्लस, यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करो, 17 3 कितना होता है, अराउंड ये 5 के आसपास ही आ जाएगा, है ना, 5 ये, क्योंकि अगर आप देखोगे 17 इंटू 3 30 इंटू ये, तो ये आ जाएगा 50 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -4 अप्रॉक्सीमेटली, ये आ गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन आपको पता है रेजिस्टेंस 85.8 ओम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 85.8 ओम, R नॉट 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया है आपका यहाँ पे हम लोगों को फाइनल टेम्परेचर ही पूछा, थीटा -0 ले लेते हैं, यानी कि R नॉट 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, R नोट कट जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 थीटा,
और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 0.005, है ना, 0.05, सॉरी दो पहले से यहाँ लगे हैं, 0.05 लिख सकते हो, तो यानी कि ये 1.05 अप्रोक्सीमेटली यही हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 50 है ना, 50 इंटू 10 की पावर -4 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लेके जाओगे, 0.005 आएगा, सॉरी 2 0 आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, अगर आप यहाँ पे लाओगे 2 डेसिमल, हाँ ठीक है, 005 अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से 1 2 3, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ना, यही आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -4। अगर -2 होता तो 0.5 आता, -3 होता 0.05 आता, तो यही आएगा। अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये इन दोनों को डिवाइड करो, 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.14 के आसपास आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया था, अप्रोक्सीमेटली 1.14 इंटू 1.005 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू थीटा, ये आ गया, ठीक है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अराउंड 0.14 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 की पावर 4, ये थीटा आएगा। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना, इसका आंसर 850 के आसपास आ रहा था, मैंने भी चेक किया था, तो 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा था। यहाँ से जो भी थीटा आएगा अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आएगी इसमें, हाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा टाइम जा सकता है आपका कैलकुलेशन में, बट थोड़ा सा इजी करके कोशिश करना है, अप्रॉक्सीमेट निकालने के, देखना ऑप्शन से जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आए उसको आप मार्क कर सकते हो। तो ये किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, ये टेम्परेचर वेरिएशन पे बेस्ड है, टेम्परेचर के साथ क्या फॉर्मूला है उस पे बेस्ड है। हमने टेम्परेचर वेरिएशन दो तरीके से देखा है आज, हमने एक तो देखा है कि ये टाउ पे कैसे डिपेंड कर रहा है और एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक तो हमने यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन डिस्कस किया था, एक इस फॉर्मूला से डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड है कि यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में मैं यहीं रखता हूं, क्योंकि आज मुझे लगता है हमें इतने सारी चीजें हमने कर ली हैं, हमें यहाँ तक ही रखना चाहिए आज के लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा रेजिस्टेंस से डिस्कस करूंगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, मतलब कि अब आने वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां से हमें सर्किट एनालिसिस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बेस्ड चीजें ज्यादा बताई हैं, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं और यहां से कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है। तो आज के लेक्चर को मैं ये लेके चल रहा हूं कि आज के लेक्चर से आप एक क्वेश्चन को मान के चलो, एक क्वेश्चन फंस सकता है अगर आपने सही से फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर में भी जस्ट फॉर्मूलाज पूछे गए हैं इस चैप्टर से, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है, मैच द फॉलोइंग बना के आपसे सारे फॉर्मूलाज पूछ लेगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको नजर आएगा कि ये फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग खुद लिख के एक बार फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उसी से फर्क पड़ेगा, उसी से आपको ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। मैं भी क्या करता था अपने टाइम पे, जब मुझे कोई एग्जाम देने जाना होता था, मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले जरूर वो फॉर्मूलास लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेता था, एक बार गो थ्रू हो लेता था, एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेता था। जैसे आज हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है ना, आपने देखा था हमने एक आज फ्लो चार्ट बनाया, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस फ्लो चार्ट पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिख लिए थे जो बार बार यूज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को आप खुद बनाओ, मेरे तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बना चुका हूं एक बार, आप एक बार खुद बनाओ कैसे ये आपस में रिलेटेड है। मोबिलिटी निकालना हो तो कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कंडक्टिविटी पूछ ले मोबिलिटी दे दे, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है रिलैक्सेशन टाइम से, रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन है मोबिलिटी से, कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आज हमने जो ये क्वेश्चंस किए थे तो मैंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं इससे रिलेटेड, सो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस पे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आएगा ये लेक्चर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा प्लीज ट्राई डीपीपी, है ना, आप डीपीपी को सॉल्व करो घर से जितना भी आप कर सकते हो, और मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बोल दूंगा, मॉड्यूल की आप एक्सरसाइज नंबर 1 जितना आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, पर तब तक के लिए आप रिवाइज करके रखें जो फॉर्मूलाज पढ़े, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम सर्किट वाले एनालिसिस पे चले जाएंगे, तब ये फॉर्मूलाज ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाले। तो मुझे लगता है इस चीज को यहीं हमें खत्म करना चाहिए, फॉर्मूलाज वाली चीजें याद रखनी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स केसीएल केवीएल से रिलेटेड है। सो अब आप
लोग और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।